है गाइस, आपका स्टैंडर्ड 12 बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड वीडियो के पार्ट में स्वागत है। रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स में इस वाले वीडियो के अंदर अपन लोग मेल गैमेटो फाइट के बारे में और उससे रिलेटेड सभी चीज़ें जैसे कि पोलन ग्रेन हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया, उसके टाइप्स हो गए, उसके बाद पोलन ग्रेन में ग्रोथ कैसे होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसके बाद जर्मिनेशन, एंड्रोसियम, स्टेमेना, इन सभी के बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एंथर से शुरुआत करते हैं। तो गुरु लोग एंथर का स्ट्रक्चर जानने से पहले मेल पार्ट को जान लेते हैं। फ्लावर होता है, उसका मेल पार्ट होता है जिसको अपन लोग एंड्रोसियम या स्टेमेन बोलते हैं। वो 3 पार्ट में बता हुआ रहता है। ऊपर टॉप वाला पार्ट होता है एंथर लोब, नीचे होता है कनेक्टिव, उसके नीचे होता है फिलामेंट। कनेक्टिव का ऐसा कोई फीचर नहीं होता क्योंकि भाई वो सिर्फ एंथरलोप और फिलामेंट को जोड़े रखता है, और फिलामेंट का काम बस इतना ही होता है कि वो फ्लावर को जो रहता है एंथरलोप के साथ कनेक्ट होता है। तो ओवरऑल जो पूरा कारनामा होता है पूरा एंथरलोप में ही टेक प्लेस करता है। तो एंथरलोप बेसिकली एक ऐसे बीन टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पूरा पोलन ग्रोथ होता है। पोलन ग्रोथ होने के बाद पोलन डेवलपमेंट होता है, और जब पोलिनेशन होता है तभी एंथरलोप भी देहेसेंस की वजह से ओपन अप होता है, पोलन ग्रेन स्प्रेड हो जाता है, उसके ऊपर जाके फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं। देन उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस करता है। तो सबसे पहले उस एंथर के बारे में ही जान लेते भाई। एंथर को एक्सप्लेन करने के लिए 2 काफ़ी अच्छे टर्म है। पहला होता है डाइथिकस। डाइथिकस वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं जिसमें डाई का मतलब 2 आता है और थिकस का मतलब चैम्बर आता है। इसका तो सिंपल सी बात है, उसमें 2 चैम्बर होते हैं। और दूसरा वर्ड है टेट्रास्पोरेंजिनेट। इसका भी ब्रेक डाउन करते हैं जहाँ पर टेट्रा वर्ड का मतलब होता है 4। ठीक है, डाई, ट्राई, टेट्रा। टेट्रा मतलब 4 होता है। एंड स्पोरेंजिनेट मतलब कि छोटे छोटे स्पोर्स, या साइंटिफिक टर्म में जाए तो माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। तो यानी कि उसमें 4 स्पोर होते हैं। तो इसको तो आप लोग ऐसे इमेजिन कीजिए कि भाई हमारे बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के अंदर 4 कमरे और 4 कमरों के अंदर लोग रहते हैं। ठीक वैसे यहाँ पर भी वह है कि एंथर है, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, फ्लोर है, उसमें 4 कमरे हैं। तो डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजिनेट हो गया। अब क्वेश्चन काफ़ी आता ही होगा कि भाई एंथर जो रहता है भाई इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है। तो चलिए डेवलपमेंट जानते हैं। बर्ड कंडीशन में फ्लावर जब एक छोटा सा बर्ड होता है तब एंथरलोप इनमेच्योर रहता है, और ये इमेच्योर एंथरलोप 2 चीज़ों से बना हुआ रहता है। एक होता है पेरेन्काइमा सेल्स और एक एपिडर्मल सेल्स होता है। अब ये जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं इसी में सारे डेवलपमेंट टेक प्लेस करते हैं, जबकि ये जो एपिडर्मिस या सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है वो आगे चलकर निकल जाता है। ठीक है, अब गुरु लोग ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना पेरेन्काइमा सेल्स का मतलब होता है लिविंग सेल्स। इनमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है और वो हाइपोडर्मल सेल्स बनते हैं। और यही हाइपोडर्मल सेल्स में से कुछ सेल्स होते हैं जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो बनते हैं आर्किस्पोरियल सेल्स। अब आर्किस्पोरियल सेल्स 2 टाइप के होते हैं, स्पोरेंजिनियस सेल्स एंड पराइटल सेल्स। अंदर वाला हो गया तो इनर स्पोरेंजिनियस सेल्स, आउटर वाला हो गया तो आउटर पराइटल सेल्स। ठीक है, अभी इनर स्पोरेंजिनियस सेल्स को अपन लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, और आउटर पराइटल सेल्स जो रहता है वो कंटिन्यूस डिवाइड एंड डिवाइड होता है। अब ये पराइटल सेल्स बाहर का कवरिंग होता है, बेसिकली एंथर का बाहर का कवरिंग होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिवीजन होता है, और वो 4 सेल मतलब वॉल के लेयर्स को फॉर्म करता है, दैट इज एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर एंड फाइनल में टैपेटम। तो सिंपल सी बात ऐसे इमेजिन कीजिए कि भाई पोलन ग्रेन यहाँ पर अंदर वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे उसके बाहर दीवार हो गए जो उसको प्रोटेक्शन देते हैं। अब इन सभी दीवार के बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करके जान लेते हैं और इनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखते हैं क्योंकि एग्जाम में इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं टीएस ऑफ एंथर के बारे में। सबसे पहले टीएस ऑफ एंथर में सबसे बाहर वाला लेयर के देखते हैं जिसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, अभी एपिडर्मिस सबसे बाहर वाला लेयर होता है, सिंगल लेयर होता है, और वो बना हुआ रहता है सेल्यूलोज का या फिर पेक्टिन का। ठीक है, उसके सेल्स आप लोग देखोगे तो बिल्कुल टेबुलर होता है और फ्लैटेंड सेल्स होते हैं, और उसके वॉल जो रहते हैं पेरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ रहता है। ठीक है, अब गुरु लोग अगर यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा कि पेरेन्काइमा मतलब क्या होता है, तो अपने पास सेल के 3 टाइप होते हैं, दैट इज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्लेरेनकाइमा। जहाँ पर पेरेन्काइमा सेल्स वो सेल होते हैं जिनमें कंटिन्यूस डिवीजन टेक प्लेस करते हैं और उनमें ग्रोथ होता है, तो हाँ इसलिए इसको लिविंग सेल बोलते हैं और कॉम्पैक्टली प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस के अंदर वाले पोर्शन में देखोगे तो वहाँ पर वो प्रेजेंट होता है एंडोथेसियम। ठीक है, अब एंडोथेसियम भी सिंगल लेयर का बना हुआ रहता है, काफ़ी ज़्यादा रेडियल इलोंगेटेड होता है, यानी काफ़ी लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि उसको भी लंबी चीज़ें पसंद होती है, और उसका सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, फाइब्रस भी होता है। ठीक है, उसके अंदर अपन लोग जाएंगे तो वहाँ पर प्रेजेंट होता है मिडल लेयर।
मिडिल लेयर काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल लेयर का बना हुआ रहता है, जिसमें 2 से 3 लेयर होते हैं। हालांकि ये वाला लेयर काफ़ी थिन होता है। यह भी पैरेन्काइमा का बना हुआ रहता है, इस यानी कि इसमें भी लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं टैपेटम के बारे में। टैपेटम काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर होते हैं क्योंकि एग्जाम्स में इसी को ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टैपेटम सबसे इनर वाला लाइन होता है पोलन सैक का। और टैपेटम इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो पोलन ग्रेन होता है स्पोरेंजिनियस सेल्स से जब डेवलपमेंट होता है हाइपोडर्मल, फिर आर्किस्पोरियल, फिर स्पोरेंजिनियस, फिर मियोसिस, फिर आपके जब पोलन ग्रेन बनता है तो उन पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन अपना टैपेटम ही देता है, जिस वजह से वो पोलन ग्रेन काफ़ी डेवलपमेंट होता है। इसलिए टैपेटम काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर होता है। तो एग्जाम में काफ़ी से ऐसे एमसीक्यू में पूछ सकते कि भाई ऐसे कौन सा लेयर रहता है जो पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो बोल देना टैपेटम। टैपेटम, हाँ, कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। टैपेटम ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद बात जान लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें हर एक माइक्रोस्पोर जो रहता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है जिसमें डिवाइड होता है मियोसिस के थ्रू और टेट्राड बनाता है। तो गुरु लोग याद रखना मियोसिस 2 चीज़ों में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों को मिलाकर टेट्राड बनते हैं, 4 बन जाते हैं। एक्सेप्शन फीमेल गैमेटोफाइट में होता है कि उसमें 4 बनते तो है बट 3 टपक जाते बेचारे, तो वहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट 1 बनता है, जबकि यहाँ पर मेल में पूरे के पूरे 4 ही बनते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख देना। और उसी का जो स्पोरेंजिनियस सेल्स होता है उसी को अपन लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। अब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वर्ड क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो वापस से अपना वर्ड ब्रेक डाउन करते हैं, जहाँ पर माइक्रोस्पोरो का मतलब होता है पोलन ग्रेन और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। मैंने पहले भी बोला था भाई, जेनेसिस वर्ड बायो में जब भी सुन लोगे समझ जाना कुछ ना कुछ बन रहा है। यहाँ पर माइक्रोस्पोरो का मतलब होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर ही पोलन ग्रेन होता है। तो अब जान लेते हैं भाई ये पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे हो जाता है। तो देखो तुम्हारे पास सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कहो या स्पोरेंजिनियस टिश्यूज कहो, वो होते हैं जो 2n होते हैं। उनमें होता है मियोसिस, मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 1, मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन, तो 4 टेट्राड बन ही जाते हैं। और सिंस वहाँ पर रिड्यूस हुआ रहता है तो उसमें जो पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बने रहते हैं वो एन स्ट्रक्चर का रहता है। तो यही रहता है पूरा का पूरा उसका साइकिल की 2n से n बनता है, वहाँ पर सिंगल को डिवाइड होते हुए 4 टेट्राड बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से स्पोरेंजिनियस से माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन बन गया। अब पोलन ग्रेन बेसिकली अपने पास 2 टाइप के होते हैं। अगर हमारे पास एक डाइकॉट प्लांट हुआ तो उसका पोलन ग्रेन स्पाइकी या फिर कांटेदार या सर्चड होंगे। और अगर हमारे पास मोनोकॉट प्लांट हुआ तो हमारा जो पोलन ग्रेन रहेगा काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहेगा। तो ये वाला चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना कि डाइकॉट फ्लावर हुआ तो स्पाइकी, डाइकॉट हुआ तो स्पाइकी, डाइकॉट हुआ तो स्पाइकी, मोनोकॉट हुआ तो स्मूथ। इसका इस्तेमाल करके अपन लोग प्लांट आइडेंटिफिकेशन में भी साइंटिस्ट लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि इस इमेजिन करो तुमने एक पोलन ग्रेन उठाया, क्या उसमें स्पाइन है? हाँ, तो इसका मतलब भाई वो डाइकॉट है। और अगर उसमें स्पाइन नहीं है तो इसका मतलब मोनोकॉट है। ऑब्वियसली लाइक बायो एंड केम भाई इसमें भी एक्सेप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, बट इट्स वाइड स्पेक्ट्रम क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी हो चुका है। तो अपने को पास 2 टाइप के पोलन ग्रेन है, मोनोकॉट और डाइकॉट। हालांकि चैप्टर में अपन डाइकॉट प्लांट ही देखने वाले हैं, सिंस आपको भी पता है डाइकॉट सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो उसको स्टडी करना ज़्यादा ईजी होने वाला है। तो डाइकॉट के स्ट्रक्चर्स को जानने से पहले पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को जान लेते हैं, जहाँ पर जनरेटिव सेल होता है। जनरेटिव सेल तब बनता है जब एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म मिक्स होता है। बाहर के गवर्न होता है, एक्साइन होता है जो स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ रहता है, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। अंदर होता है इंटाइन होता है, इंडाइन सेल्यूलोस एंड पेक्टिन का बना हुआ रहता है। एंड देन होता है जर्म पोर्स भी रहता है। एंड उसके बाद जर्म पोर्स बेसिकली वो जगह होता है जहाँ से पोलन ग्रेन जो रहता है बाहर आता है। एंड जर्म पोर्स के बाद अगला वाला जो पार्ट रहता है वो होता है हमारे पास न्यूक्लियस वाला पार्ट और वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन बेसिकली तब होता है जब कोई छोटा सा न्यूक्लियस और बड़ा साइटोप्लाज्म एक साथ मिक्स होते हैं, तो उसी से फॉर्मेशन होता है वेजिटेटिव सेल का। एंड नेक्स्ट प्रेजेंट होता है अपने पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस बेसिकली वो वाला होता है जो बेसिकली हर एक सेल को जो रहता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जो बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है इस प्लांट मतलब कि पोलन ग्रेन का, उसको अपन लोग बोलते हैं जर्म पोर। अब ये जर्म पोर के बारे में भी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, जो एक 2 लेयर का स्ट्रक्चर होता है। तो जर्म पोर में 2 लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसको कंबाइंड करके हम लोग स्पोरोडर्म बोलते हैं।
इसके ऊपर मैंने सेपरेट एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया हूँ 5 मिनट की सीरीज़ के अंदर, जिसमें आपको 5 मिनट के अंदर फुली डिटेल बताया हूँ। इसमें भी बताने वाला हूँ, बट दैट वुड बी ईजी अगर आपको सिर्फ यही पार्ट जानना हो तो उस वाले का 2 लेयर स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग स्पोरोडर्म बोलते हैं। स्पोरोडर्म भी डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में, आउटर एंड इनर वाला पार्ट। अगर आउटर वाला पार्ट हुआ तो उसको अपन लोग एक्साइन बोलते हैं। एक्साइन जो रहता है स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ रहता है, एंड इंटाइन जो रहता है सेल्यूलोस और पेक्टिन का बना हुआ रहता है। ठीक है, तो बस इतना ही होता है कि बाहर वाला जो रहता है एक्साइन, आउटर वाला पार्ट एक्साइन का रहता है जिसको आप स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है, एंड इनसाइड वाला पार्ट इंटाइन होता है जिसको सेलुलोस एंड पेक्टिन का बना हुआ रहता है। एंड ये वाला चीज़ याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी अच्छे से पूछते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन दे देंगे कि भाई हमें स्पोरोडर्म या फिर पोलन ग्रेन के कर्विंग्स के बारे में एक्सप्लेन करो, तो आपके पॉइंट वाइज आंसर्स ऐसे होने चाहिए कि भाई 2 लेयर को मिक्स करके स्पोरोडर्म बोलते हैं। जो लेयर आउटर होता है, बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, उसके एक्साइन बोलते हैं, जो बना हुआ रहता है स्पोरोपोलिनिन का। एंड अंदर वाला जो लेयर रहता है वो बना हुआ रहता है इंटाइन का, या फिर हम लोग उसको सेलुलोस या पेक्टिन भी कह सकते हैं। एंड सेलुलोस और पेक्टिन है तो इनसाइड वाला लेयर जो रहता है काफ़ी ज़्यादा थिन होता है और इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता। सिंस आपको भी पता है कि सेलुलोस और पेक्टिन इतना स्ट्रॉन्ग मटेरियल नहीं है क्योंकि सेलुलोस खुद प्लांट के लीव्स में मिलता है, तो प्लांट के लीव कितना स्ट्रॉन्ग है हमें पता है। तो बस उसी का लेयर होता है। जबकि आउटर वाला लेयर के फीचर्स के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मतलब स्पोरोपोलिनिन के बारे में बता दो, जो मैं आगे वाले पार्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी के लिए मैं इनर लेयर के बारे में बता देता हूँ कि जो इंटाइन होता है सेलुलोस होता है, और ये इंटाइन के अंदर ही हमें न्यूक्लियस मिलेंगे, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल मिलेंगे, जो आगे चलकर पूरा का पूरा ट्यूब न्यूक्लियस या फिर पूरा का जो ट्यूब न्यूक्लियस का जो पूरा एक्सटेंशन होता है उसमें टेक प्लेस करता है। अब स्पोरोपोलिनिन के कुछ फीचर्स जान लेते हैं क्योंकि इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई स्पोरोपोलिनिन का फीचर क्या है। तो सबसे पहला होता है बायोलॉजिकली टफेस्ट मटेरियल। हाँ, मतलब कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इवन स्ट्रॉन्गर देन द काइटिन। नेक्स्ट होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो ऑब्जेक्ट डिकम्पोज होता है उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये डिकम्पोज नहीं होने वाला। नेक्स्ट होता है केमिकल रेजिस्टेंस होता है इसमें। और नेक्स्ट होता है ये काफ़ी ज़्यादा थिक होता है क्योंकि सिंस ये एक्साइन होता है, बाहर का कवरिंग होता है, डिफेंस के लिए काम आता है, तो ऑब्वियसली ये थिक होगा। जबकि अंदर वाला पार्ट इंटाइन होता है, सेलुलोस और पेक्टिन का बना हुआ रहता है, तो काफ़ी वीक ही होता है। अब मेल गैमेटोफाइट जो रहता है इसके बारे में भी अपन लोग जान लेते हैं। जो मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन में सिर्फ एक मियोसिस होता है, 2 माइटोसिस। अभी हम लोगों ने इससे पहले मियोसिस तो देख लिया था। अब देखते हैं कि भाई उसमें माइटोसिस कैसे टेक प्लेस करता है मेल गैमेटोफाइट फॉर्मेशन से। अब देखो मियोसिस के वजह से स्पोरेंजिनियस सेल्स थे, उसमें मियोसिस हो गया एंड पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। अब ये पोलन ग्रेन में टेक प्लेस होता है माइटोसिस। माइटोसिस में होता है अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन के चलते 2 चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, एक होता है बड़ा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। और देखो साइटोप्लाज्म तो सेम ही रहेगा भाई, साइटोप्लाज्म में डिवीजन नहीं होने वाला। तुम्हारा जो न्यूक्लियस होता है उसमें डिवीजन होता है, और बड़ा वाला न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जब एक होते हैं, छोटा वाला न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जब एक होते हैं, तो उसके वजह से अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है। तो उनके बारे में जान लेते हैं। जब बड़ा वाला न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक होते हैं तब वो फॉर्म होता है वेजिटेटिव सेल। ठीक है, अब ये वेजिटेटिव सेल जो रहता है उसका न्यूक्लियस नेकेड होता है, यानी उसके बाहर कोई कवरिंग नहीं होता। और वेजिटेटिव सेल का सिर्फ एक ही काम होता है कि वो जो ट्यूब न्यूक्लियस रहता है या फिर पोलन ट्यूब रहता है उसको कंट्रोल करवाता है, एंड फीमेल मतलब कि जो फ्लावर के ओवेरी है वहाँ तक पहुँचाता है। तो बेसिकली वेजिटेटिव सेल का जेनेटिक में कोई यूज़ नहीं है, उसका रोल बस क्या बोलते हैं उसको फंक्शन करवाने में या फिर नॉन मोर्टाइल मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करवाने में काम आता है। नेक्स्ट होता है स्मॉल न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म वाला पार्ट जो कंबाइन होकर जेनेटिव सेल बनता है, जो बेसिकली तुम्हारे जेनेटिक कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाता है प्लांट्स के थ्रू। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट होता है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है कि भाई पोलन ग्रेन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि स्टिग्मा कौन से स्टिग्मा में जाना है। तो गुरु लोग प्लांट के स्टिग्मा और जो रहता है उनके पास एक स्पेशल प्रोटीन रहता है, और हमारा पोलन ग्रेन के पास भी प्रोटीन होता है। तो जब ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कंबाइन होते हैं तब इस वजह से प्लांट को पता चल जाता है हाँ भाई ये पोलन ग्रेन है, इसको अंदर आने दे दो भाई। और ये सेम चीज़ ह्यूमंस के अंदर भी होता है, जहाँ पर ह्यूमन के जो ओवम या सेकेंडरी ओसाइट रहता है उसके बाद होता है पेरिवेटिलिन लेयर जिसमें प्रोटीन होता है। हमारा जो स्पर्म रहता है उसमें भी प्रोटीन होता है, और इस प्रोटीन एंटी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में जब कॉम्बिनेशन होता है तभी वो स्पर्म जो रहता है अंदर एंट्री ले सकता है। तो प्लांट एंड ह्यूमंस में सेम चीज़ होता है।
अब ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है बताता हूँ भाई। जनरेटिव सेल होता है, उसमें सेकेंड माइटोटिक डिवीजन होता है, 2 सेल स्ट्रक्चर बनता है, एक जनरेटिव सेल होता है और वेजिटेटिव सेल। फिर इमेजिन करो पोलिनेशन हो गया, विंड पोलिनेशन, वाटर पोलिनेशन, वैरायटी पोलिनेशन हो गया और वो गिरता है प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा से जूसेस को ऑब्जर्व करता है, स्टिग्मा के अंदर जूसेस होता है जिससे बी चूसते हैं जूस को। तो जो रहता है स्टिग्मा से जूसेस को ऑब्जर्व करता है, तो इंटाइन का वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रेशर भी बढ़ने वाला है। तो जब वॉल्यूम की वजह से प्रेशर बढ़ा, तो याद रखना एक्साइन तो काफ़ी बायोलॉजिकली टफेस्ट होता है स्पोरोपोलिनिन के कारण, बट इंटाइन इतना टफ नहीं होता भाई, वो कमजोरी होता है। तो जब उसका वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो बंदा कैसा अंदर रहेगा भाई, वो बाहर निकल ही जाता है। और निकलता कैसा, जर्म पोर से, जो मैंने पहले भी बोला था, जर्म पोर वो जगह होता है जहाँ से वो पोलन ट्यूब बाहर आता है। तो वापस से ये जो इंटाइन रहता है ट्यूब के थ्रू आ जाता है बाहर, जिसमें जर्म पोर अंदर रहता है, जिसको अपन लोग पोलन ट्यूब बोलते हैं। अब उस पोलन ट्यूब का जो कंट्रोल रहता है उसको कौन करता है, वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जैसे मैं पहले भी बोला था भाई, वेजिटेटिव न्यूक्लियस का कुछ काम नहीं होता, बस ड्राइवर होता है जो तुम्हारे पोलन ट्यूब को ड्राइव करवाता है। उसका जेनेटिक्स में कोई रोल नहीं होने वाला, वो सिर्फ ड्राइवर की तरह तुम्हें ड्राइव करवाएगा। तो उसके बाद जो पोलन ट्यूब न्यूक्लियस होता है, जनरेटिव सेल और साइटोप्लाज्म पोलन ट्यूब में आ जाते हैं। वेजिटेटिव सेल होता है, उसको पहुंचा देता है भाई फीमेल ओवैरी तक। फीमेल ओवैरी तक पहुंचाने के बाद मतलब वहाँ तक पहुंचा देता है। उसके बाद ये जो जनरेटिव सेल रहता है उनमें माइटोसिस, सेकेंड माइटोसिस होता है, 2 मेल हैप्लॉइड मेल गैमेट फॉर्म हो जाते हैं। एक मेल गैमेट जाके एक के साथ निकलता है, दूसरा वाला जाके सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ चिपकता है फीमेल गैमेटोफाइट का, जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट पार्ट में। तो उसके साथ जाके चिपकता है, जिस वजह से द सिंगैमी एंड डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एंड एक बार डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। तो ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट, तो बोल देना द पोलन ट्यूब कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेल गैमेट्स ऑफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। तो इतने यहाँ पर इतना ओवर होता है। अब बस बेसिकली एक रिकैप दे देते हो। अपन लोग चैप्टर भर क्या पढ़े, हम लोगों ने एंथर लोब के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, पोलन ग्रेन के बारे में पढ़ा, उसके पोलन ट्यूब के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, भाई ग्रोथ कैसे होता है पढ़ा, इंटाइन क्या होता है, एक्साइन क्या होता है, स्पोरोपोलिनिन, मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक माइटोसिस होता है जिस वजह पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इस पोलन ट्यूब के अंदर ही कंटिन्यूस ग्रोथ होता है, और इस पोलन ट्यूब के अंदर भी हम लोग दो जो पोलन ग्रेन रहता है उसमें वापस से डिवाइड होता है। फर्स्ट माइटोसिस होता है जिस वजह से वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल बनता है। फिर सेकंड माइटोसिस होता है जिसमें जनरेटिव सेल डिवाइड होते हैं 2 स्ट्रक्चर में, जिसमें से एक स्ट्रक्चर जाके फीमेल के एक के साथ, दूसरा वाला प्राइमरी एंडोन्यूक्लियस के साथ जाता है, जिस वजह से डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। एंड ये जनरेटिव सेल जो रहता है पोलन ट्यूब को कंट्रोल करवाता है, फीमेल ओवेरी तक पहुंचाता है। एंड दैट्स हाउ द डबल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, जिसको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में अपन लोग फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में भी जानने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इफ यस देन गिव अ लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।